तो डियर, करंट अफेयर्स को स्टार्ट करने से पहले हमें सबसे पहले जो चीज़ देखनी है वो है हमारा सिलेबस, क्योंकि नॉर्मली स्टूडेंट्स की एक रिजर्वेशन होती है कि हमने हिस्टोरिकल पार्ट जो है रिलेशंस का डिफरेंट कंट्रीज के साथ उनको कवर करना है, या जस्ट हमने न्यूज़पेपर पढ़ना है या आर्टिकल्स पढ़ने हैं। तो इससे रिगार्डिंग जो आपके कंसर्न्स हैं सबसे पहले हम उनको मिटिगेट करते हैं। ठीक है जी, आपकी स्क्रीन पे सिलेबस विजिबल है। सिलेबस को देखने से पहले आपकी जो टॉप लाइन है इस पे थोड़ा सा अगर आप फोकस करें तो आपको नजर आएगा कि कैंडिडेट्स विल बी एक्सपेक्टेड टू डिस्प्ले सच जनरल नॉलेज ऑफ हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल अफेयर्स एज डीम्ड नेसेसरी टू इंटरप्रेट करंट अफेयर्स। ठीक है जी, यानी कि आपको अपना जो क्वेश्चन है जब आप उसको अटेम्प्ट करें तो आपके पास हिस्टोरिकल नॉलेज होना चाहिए, सबसे पहली चीज़ जो आपका एग्जामिनर डिमांड कर रहा है। उसके बाद आपको पॉलिटिक्स के बारे में आइडिया होना चाहिए, और एट द लास्ट आपकी जो चीज़ है डेट आर द इंटरनेशनल अफेयर्स। इन चीज़ों के ऊपर जब आपकी ग्रिप होती है तो तब आप इस पोजीशन में आते हैं कि अपना पेपर अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें। नॉर्मली स्टूडेंट्स जो मिस्टेक कर रहे होते हैं वो ये कर रहे होते हैं कि वो सिंपली न्यूज़पेपर देख रहे होते हैं, पूरा पूरा दिन न्यूज़पेपर पे वेस्ट कर देते हैं, और उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं होता है कि हमने क्या चीज़ इसमें से पढ़नी है और क्या इसमें से स्किप करना है। ठीक है जी, तो इस पे भी हम अभी डिटेल में बात करते हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा सिलेबस को एक ओवरव्यू दे लें। तो सिलेबस में हम ओवरव्यू देते हैं जी। जो हमारे पास सबसे पहली चीज़ है दैट इज़ पाकिस्तान डोमेस्टिक अफेयर्स। ठीक है जी, इसमें जो पाकिस्तान के इंटरनल अफेयर्स हैं उसके बारे में तीन चीज़ें हैं: पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है दैट आर इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान। जी डियर स्टूडेंट, एम आई ऑडिबल टू यू? आयशा बच्चे, आप अपना इंटरनेट का जो कनेक्शन है उसको इम्प्रूव करें या वॉल्यूम इम्प्रूव करें, बिकॉज बाकी स्टूडेंट्स को क्लियर है। अच्छा जी, तो इस पार्ट में से जो हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो इकोनॉमिक अफेयर्स हैं, क्योंकि अभी रिसेंट टाइम्स में आप देखें तो जो इकोनॉमी से रिलेटेड चीज़ें हैं ये आपको मोस्टली पेपर्स में नज़र आएंगी, स्पेशली आपको करंट फेयर, पाक फेयर, और इसके साथ साथ अगर आप लास्ट ईयर का पेपर देखें एसए का तो उसमें भी इकोनॉमी से रिलेटेड आपका एक ऐसे स्टेटमेंट आई हुई है। ठीक है जी, उसके बाद अगला जो हमारे पास मेजर हेडिंग है दैट इज़ पाकिस्तान एक्सटर्नल अफेयर्स। पाकिस्तान के एक्सटर्नल अफेयर्स में सबसे पहले जो है हमारे रिलेशन विद द नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, और उसके बाद फिर डिफरेंट कंट्रीज़, मुस्लिम कंट्रीज़ और मेजर पावर्स के साथ। जो हमारे पास नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनमें हम रिलेशंस पढ़ेंगे पाकिस्तान के इंडिया के साथ, चाइना के साथ, अफ़गानिस्तान और रशिया। पढ़ेंगे तो हम इन टॉपिक्स को वन बाय वन। ठीक है, लाइक अगर हम आज पाक चाइना रिलेशंस पढ़ेंगे तो नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में हम पाक यूएस रिलेशंस पढ़ लेंगे। ठीक है, पढ़ेंगे हम इनको सेपरेटली, लेकिन इसके साथ साथ आपको सिखाया जाएगा कि आपने किस तरह से इन चीज़ों को आपस में कोरिलेट करना है और इंटरलिंक करके अपना एनालिसिस किस तरह से बिल्डअप करना है। ठीक है जी, तो बेसिकली अब आपके जो करंट अफेयर्स का पेपर होता है दैट इज़ मोस्टली एनालिसिस बेस्ड। अगर आपका एनालिसिस अच्छा है, आपकी चीज़ों पे ग्रिप अच्छी है तो आप अच्छा स्कोर कर लेते हैं। अदरवाइज़ अगर आप क्रैम करके सिंपली उसको एक जिस तरह आपने क्रैम किया है एज़ इट इज़ आप जाके उसको पेपर में रिफ्लेक्ट कर देते हैं तो फिर आपको स्कोर अच्छा नहीं मिलता। ठीक है जी, तो नॉर्मली स्टूडेंट्स जो मिस्टेक कर रहे होते हैं वो सिंपली इवेंट्स को क्या कर रहे होते हैं, क्रैम करते हैं और जाके एज़ इट इज़ पेपर में रिप्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, तो आपने ये नहीं करना, आपको सिखाया जाएगा इन जो हमारा सेशन है इसमें कि किस तरह से आपने अपना एनालिसिस बिल्डअप करना है। उसके बाद ये पाकिस्तान रिलेशन विद मुस्लिम वर्ल्ड, इसमें हमारे पास ईरान के साथ रिलेशंस हैं, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया एंड टर्की। नेक्स्ट इज़ द पाकिस्तान रिलेशंस विद यूनाइटेड स्टेट्स। उसके बाद जी रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमारे पास जिनमें यूनाइटेड नेशंस, सार्क, ईसीओ, ठीक है, ओआईसी और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वगैरह शामिल हैं। ठीक है जी, इनको भी हम वन बाय वन डिटेल में देखेंगे, और इसमें हम ये देखेंगे कि इसके पाकिस्तान की इन ऑर्गेनाइजेशन से क्या लिंकेजेस हैं और किस तरह से हम इनसे बेनिफिट हासिल कर सकते हैं।
जो लास्ट पार्ट है जी मेजर दैट इज द ग्लोबल इश्यूज। ये भी 40 मार्क्स का आपका पोर्शन है। इसमें सबसे पहली चीज जो है दैट इज इंटरनेशनल सिक्योरिटी, फिर इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जी इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी में किस तरह से स्टेट्स और मार्केट आपस में एसोसिएटेड हैं, इनके बीच में वर्किंग रिलेशन क्या है, क्या इश्यूज हैं, इनको हम डिटेल में देखेंगे। उसके बाद जी ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड आपके पास एक पॉइंट है, नेक्स्ट पॉपुलेशन। और इन शॉर्ट इसको हम करते हैं तो डिफरेंट आपके पास ये एक लिस्ट है जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है। तो ये आपका क्या है जी, करंट अफेयर्स का सिलेबस। ठीक है, इसको आपने सामने रखना है। इसके बाद आप न्यूज़पेपर पढ़ें या कोई भी चीज़ पढ़ें, ठीक है, जो चीज़ें आपके सिलेबस से रिलेटेड हैं आपने उनको ज़्यादा फोकस करना है, बजाय इसके कि आप पूरा पूरा न्यूज़पेपर कवर करें। ठीक है जी। आज का हम लाइक अभी पाक चाइना रिलेशंस पढ़ेंगे, तो उसके बाद में आपको बताया जाएगा कि न्यूज़पेपर में से आपने इससे रिलेटेड क्या चीज़ें किस तरह से नोट डाउन करनी है। ठीक है, अच्छा जी, अभी तक किसी का यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, फिर हम आगे चलते हैं। जी, नोट्स मेकिंग के लिए डियर ये है कि आप एक सेपरेट रजिस्टर लें। ठीक है, जो चीज़ आपको पढ़ाई जाएगी, लाइक हमने आपको पाक चाइना रिलेशंस आज पढ़ाएंगे, उसके बाद जो इसमें रिसेंट डेवलपमेंट्स होंगी पाकिस्तान और चाइना के रिलेशन से रिलेटेड, वो आप न्यूज़पेपर में, डिफरेंट मैगजीन्स में या किसी टीवी चैनल पे अगर आप देखते हैं तो आप उसको क्या करेंगे, पेन डाउन करेंगे अपने रजिस्टर के अंदर। ठीक है, और इस तरह से जब तक आपके पेपर्स होते हैं तब तक आपका जो चीज़ें हैं वो इसमें ऐड अप होती जाएंगी और आपके अपने नोट्स जो हैं वो रिफाइन होते जाएंगे। ठीक है जी, चलें जी, ठीक है। अब हम बात करते हैं जी, अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं, लेकिन लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हमारे पास कुछ बेसिक नॉलेज जो है वो होना चाहिए। ठीक है, बेसिक नॉलेज किस चीज़ का होना चाहिए जी, हमारे पास वर्ल्ड मैप के बारे में हमें नो हाउ होनी चाहिए। आपकी स्क्रीन के ऊपर वर्ल्ड का मैप शो हो रहा है। इसको आप लोगों ने बचपन से पढ़ा होगा जी कि हमारे वर्ल्ड पे जो है 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। ठीक है, उनके नाम भी आपने पढ़े होंगे, इनको देखा भी होगा, लेकिन अब हम इसको थोड़े डिफरेंट एंगल के साथ लेके चलेंगे। सबसे पहले जी हम अपने मैप को, एक मिनट, ये एक दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले एक लाइन लगाते हैं, दिस इज बेसिकली एन इमेजिनरी लाइन जिसको इक्वेटर बोलते हैं। ठीक है जी, ये आपका इक्वेटर है जो कि ईस्टवर्ड आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे रेड लाइन की फॉर्म में। ठीक है, इसके एक ऑपोजिट टोटल यानी कि इसके टेंजेंट एक और इमेजिनरी लाइन होती है जिसको मेरिडियन कहते हैं, प्राइम मेरिडियन। ठीक है जी, तो ये एक क्रॉस की आपको या एक प्लस का जो सिंबल है ये आपको नजर आएगा। ठीक है, जो इसकी टॉप साइड है ऊपर वाली, दिस इज बेसिकली द नॉर्थ। इसको मैंने एन से रिप्रेजेंट कर दिया। नॉर्थ के अपोजिट साइड पे क्या होता है जी, साउथ। ठीक है, इस तरफ ईस्ट, और ईस्ट के अपोजिट साइड पे वेस्ट। ठीक है जी, ये बेसिकली मैप की की होती है। किसी भी मैप को अगर आप जब भी आप डिस्कस करें या उसको समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले जो होगी वो की होगी। मैंने आपको उसको मैप पे बड़ा करके समझाने के लिए ड्रॉ किया, अदरवाइज ये साइड पे छोटी सी ड्रॉ की जाती है। ठीक है जी, अब अगर बात करते हैं हम अपने कॉन्टिनेंट्स की। ठीक है, ये चीज़ तो होगी। हमारे पास जो कॉन्टिनेंट्स हैं जी, इनको हम वन बाय वन किसी और कलर में आपको रिफ्लेक्ट करते हैं। सबसे पहले जो है जी एशिया। ठीक है, इस एशिया के बिल्कुल अगर आप वेस्ट साइड पे देखें, आपको जिस तरह मैंने मैप पे बताया डब्ल्यू वाली साइड, तो इसके साथ आपका एग्जिस्ट करता है जी यूरोप। इसके नीचे वाली साइड साउदर्न साइड पे अफ्रीका। ठीक है जी, साउथ ईस्ट साइड पे अगर आप देखें या साउथ ईस्टर्न रीजन में देखें तो आपको ऑस्ट्रेलिया नज़र आएगा। और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में अगर आप देखें तो आपको नॉर्थ अमेरिका नज़र आएगा। और नॉर्थ अमेरिका के अपोजिट साइड पे आपको साउथ अमेरिका डाउनवर्ड साइड पे नज़र आता है। ठीक है,
और इससे नीचे जो लास्ट पे है जी दैट इज अंटार्कटिका। अंटार्कटिका बेसिकली फ्रोजन एरिया है, तो वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी के जो रीजन्स हैं इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। ठीक है जी। ये चीजें आपको क्यों बताई गई हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इसलिए बताया गया है जी क्योंकि अगर आपका क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द ग्लेयरिंग इश्यूज इन द साउथ चाइना सी या साउथ एशिया के जो इश्यूज हैं उस पर आप बात करें, तो अगर आपको साउथ एशिया का पता ही नहीं है तो आप उस पर क्या आप अपना पेपर अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है। तो लाइक अभी ये एशिया है, इसके साउथ की बात करेंगे तो कौन सा रीजन होगा जी, यानी कि ये डाउनवर्ड रीजन जो है ये इसका साउथ हो जाएगा। इसको दो पार्ट्स में ड्रॉ कर लें, एक लाइन बीच में, ऊपर वाला रीजन जो है नॉर्थ हो जाएगा। ठीक है। नॉर्थ एशिया साउथ एशिया, इसी तरह अफ्रीका और बाकी कॉन्टिनेंट्स को भी आप डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा हमारे पास कुछ वाटर बॉडीज हैं जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस में और करंट अफेयर्स में रेफर हो रही होती हैं यूजुअली। उसमें हमारे पास जो जिस पे ज्यादातर क्वेश्चन आ रहा होता है दैट इज द पैसिफिक ओशन। ठीक है। पॉलिटिक्स इन द पैसिफिक ओशन जो है इस पे ऊपर आपका अक्सर क्वेश्चन आ रहा होता है। तो पैसिफिक रीजन की जब हम बात करते हैं तो उससे मुराद ये वाला रीजन है। ठीक है जी। ये वाला रीजन, इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है, इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए है जी क्योंकि ये एशिया का ईस्टर्न पार्ट पैसिफिक को रिफ्लेक्ट कर रहा है, और इसके साथ साथ इसकी अपोजिट साइड पे जो कंट्री आती है वो अमेरिका आता है। ठीक है। यानी कि दुनिया गोल है, तो यहाँ से अगर आप ये एरो को फॉलो करते हैं, इस तरफ जाते हैं, तो आप यहाँ पे आके निकल आते हैं। ठीक है। ईस्ट से आप वेस्ट, तो ये पैसिफिक जो है, ये रीजन भी पैसिफिक और ये रीजन भी आपका पैसिफिक। ठीक है जी। तो पैसिफिक रीजन की जब बात की जा रही होती है तो इससे मुराद यूएस के रिलेशंस विद चाइना भी समटाइम्स लिया जाता है, विद रशिया भी लिया जाता है। पैसिफिक में जितनी भी डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं उनको कंसिडर किया जाता है। ठीक है जी। ये थोड़ी सी बेसिक नो हाउ थी आपके मैप से रिलेटेड। ये चीज़ें आपको फर्दर क्लैरिफाई होती जाएंगी जब हम वन बाय वन टॉपिक्स को कवर करेंगे। यहाँ तक किसी ने अगर कोई चीज़ पूछनी है तो आप पूछें, फिर हम आगे चलते हैं। जी। अच्छा जी। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का जो टॉपिक है उसको। द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज पाक चाइना रिलेशंस। ठीक है जी। पाक चाइना रिलेशंस को डिस्कस करने से पहले हम दो चीज़ें देख लेते हैं कि वर्ल्ड वॉर टू 1945 में एंड हुई थी। उसके बाद डिफरेंट कंट्रीज जो कॉलोनीज थी वो इंडिपेंडेंस गेन कर रही थी। लाइक पाकिस्तान जो था, ये पाकिस्तान और इंडिया जिसको आप सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, ये बेसिकली ब्रिटेन की कॉलोनी थी। ठीक है। यानी कि ताजे बरतानिया की यहाँ पे हुकूमत हुआ करती थी। तो पाकिस्तान ने इंडिपेंडेंस गेन की 1947 में। ठीक है। उसके साथ साथ साल 2 साल का डिफरेंस दे के 1949 में चाइना ने भी इंडिपेंडेंस गेन की थी। ठीक है। चाइना की इंडिपेंडेंस गेन करने के बाद से ही हमारे रिलेशंस जो हैं वो चाइना के साथ तो अच्छे डेवलप होते हैं, लेकिन इसको हम डिस्कस करने से पहले कि हमारे रिलेशन किस तरह डेवलप हुए, उससे पहले एक जो मेजर चीज़ है वो थोड़ी सी जी आपके क्वेश्चन लेंगे, बिल्कुल लेंगे, वेट करें आप। अच्छा जी। तो इस टाइम पे वर्ल्ड वॉर टू एंड हुई थी रिसेंटली। ठीक है। 1939 से लेके 1945 तक का जो इरा है दैट वाज द इरा ऑफ वर्ल्ड वॉर टू। ठीक है। वर्ल्ड वॉर टू में कुछ पार्ट्स थी, दो ब्लॉक्स थे मेजर। ठीक है। उनको हम देख लेते हैं एक मिनट में, आपकी स्क्रीन पे हम टाइप करते जाते हैं साथ साथ। वर्ल्ड वॉर टू का इरा जो है दैट इज 1939 टू 1945। इस इरा में दो मेजर ब्लॉक्स एग्जिस्ट करते थे। ठीक है। एक सेंट्रल पावर थी और एक अलाइड पावर। सेंट्रल पावर कौन कौन सी थी जी?
सेंट्रल पावर में आपके पास जो पावर थी दैट वर बेसिकली जर्मनी एंड जापान, और जो अलाइड पावर थी उनमें हमारे पास जो मेजर पावर थी वो कौन कौन सी थी? यूएसए, ब्रिटेन या यूके, आप जिसको कह लें, यूके कहना ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, रशिया, ठीक है। ये कुछ ऐसी पावर थी जो कि एक तरफ थी और दूसरी तरफ जो थी जर्मनी और जापान। इसके साथ साथ बाकी काफ़ी सारी कंट्रीज थी जिन्होंने इन ब्लॉक्स को ज्वाइन किया हुआ था, ठीक है। कुछ ने सेंट्रल पावर्स का साथ दिया, कुछ ने जो है अलाइड पावर्स का साथ दिया। अब आफ्टर द वॉर होता क्या है कि जो अलाइड पावर थी दे स्टूड विक्टोरियस, ठीक है, यानी कि यूएसए, यूके, रशिया वाला जो ब्लॉक था इनको फतह नसीब होती है या इनको विक्ट्री हासिल करते हैं। अब जो ये ब्लॉक था यूएसए और रशिया, ठीक है, इनकी आपस में इसके बाद से एक रिफ्ट स्टार्ट होती है। क्यों स्टार्ट होती है? क्योंकि अब दोनों विक्टोरियस हो गए थे। जर्मनी और जापान जो कि इनको काउंटर कर रहे थे वो ऑलरेडी शिकस्त हासिल कर चुके थे। तो अब इन दोनों के बीच में एक स्ट्रगल स्टार्ट होती है कि वो वर्ल्ड के ऊपर अपनी डोमिनेंस जो है वो प्रिवेल कर सके, ठीक है। वर्ल्ड डोमिनेंस के लिए दो रशिया और यूएसए के दरमियान एक जो रेस स्टार्ट होती है उसको नाम दिया जाता है कोल्ड वॉर का, ठीक है जी। तो ये इरा जो है दैट वाज द बिगनिंग ऑफ कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर डजंट मीन्स कि ये कोई ऐसी जंग थी जो कि सर्दियों में लड़ी गई, ठीक है। कोल्ड वॉर से मुराद ये है कि एक ऐसी वॉर जो कि डायरेक्ट 1 to 1 नहीं लड़ी गई, ठीक है, यानी कि रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 1 to 1 एक दूसरे के सामने जंग लड़ने के लिए नहीं आए, बल्कि एक दूसरे को प्रॉक्सी वॉर्स के थ्रू इन्होंने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में नीचा दिखाने की कोशिश की, ठीक है। उनके इवेंट्स हम बाद में डिस्कस करेंगे किसी लेक्चर में। अभी हम बात करते हैं कि कोल्ड वॉर की बिगनिंग चल रही थी तो जब पाकिस्तान और चाइना ने इंडिपेंडेंस गेन की। अब पाकिस्तान ने जब इंडिपेंडेंस गेन की तो बाकी कंट्रीज जो थी वो कोल्ड वॉर के ब्लॉक्स बन चुके थे। एक तरफ यूएसए का ब्लॉक था, दूसरी तरफ रशिया का ब्लॉक था। तो जो नई कंट्रीज इंडिपेंडेंस गेन कर रही थी उनके पास दो ऑप्शन हुआ करती थी, या तो वो रशिया को ज्वाइन करते, रशियन ब्लॉक को, या फिर वो ज्वाइन करते जी अमेरिकन ब्लॉक को, ठीक है। तो इस रिफ्ट को बेसिकली क्या कहा जाता है? इस रिफ्ट को कहा जाता है द रिफ्ट बिटवीन कम्युनिज्म एंड कैपिटलिज्म। कम्युनिज्म का जो स्कूल ऑफ थॉट है या थ्योरी है इसको बेसिकली इसको रशिया एडवोकेट करता है, और कैपिटलिज्म का जो स्कूल ऑफ थॉट है इसको बेसिकली स्पॉन्सर जो था दैट वाज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है जी। अच्छा, कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म क्या है? बेसिकली कम्युनिज्म एक आइडियोलॉजी है जिसका मानना ये है कि इक्वालिटी बेस्ड चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि ये आपका क्वेश्चन क्या है? अच्छा जी, डेली इसको डिस्कस कर रहे हैं। कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म की हम बात कर रहे हैं। कम्युनिज्म जो है बेसिकली ये एक आइडियोलॉजी है। इसमें ये कहा जाता है कि जो स्टेट का कंट्रोल है वो मार्केट के ऊपर होना चाहिए, यानी कि आपकी मार्केट जो है ये स्टेट कंट्रोल होनी चाहिए। आपकी स्टेट बताएगी आपने किस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करनी है। आपके जो मेजर बैंक्स हैं वो स्टेट कंट्रोल्ड होते हैं, यानी कि गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही होती है। सोशल इक्वालिटीज़ की तरफ ज़्यादा झुकाव होता है। और इसके जो दूसरी तरफ आइडियोलॉजी है या जो कॉन्सेप्ट है दैट इज कैपिटलिज्म, ठीक है। कैपिटलिज्म को कौन स्पॉन्सर कर रहा था? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसमें क्या कहा जाता है जी? इसमें बेसिकली आपको फ्रीडम होता है, इकोनॉमिक फ्रीडम होता है। आप जिस सेक्टर में चाहें इन्वेस्ट करें, जितना मर्जी प्रॉफिट गेन करें, आपके ऊपर कोई लिमिटेशंस नहीं होती, ठीक है। तो ये चीज़ें जो थी कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म की एक कोल्ड वॉर चल रही थी। अब जब पाकिस्तान और चाइना ने इंडिपेंडेंस गेन की
तो पाकिस्तान ने ज्वाइन किया बेसिकली अमेरिकन ब्लॉक, यानी कि कैपिटलिज्म ब्लॉक का हम हिस्सा बने। और दूसरी तरफ चाइना जो है उन्होंने कम्युनिस्ट ब्लॉक को चूज किया और वो उसका पार्ट बने। ठीक है, अब ऑल्दो पाकिस्तान और चाइना दोनों ने डिफरेंट ब्लॉक्स को ज्वाइन किया है, ठीक है, तो नॉर्मली जो कंट्रीज डिफरेंट ब्लॉक्स को ज्वाइन कर रही थी उनके आपस में रिलेशंस अच्छे नहीं बन रहे थे, लेकिन पाकिस्तान और चाइना के कॉन्टेक्स्ट में चीज़ें जो थी वो पॉजिटिव नोट पे चलती हैं और दोनों कंट्रीज के अच्छे रिलेशन इस्टेब्लिश होते हैं डिस्पाइट द फैक्ट कि दोनों ने डिफरेंट ब्लॉक्स को ज्वाइन किया। ठीक है जी, यहाँ पे एक चीज जो आपकी करंट अफेयर के साथ आपको कहा जाता है कि एनालिसिस आपने बिल्डअप करना है, तो एनालिसिस किस तरह से किया जाता है जी? एनालिसिस की बात यहाँ पे ये है, अगर लेट्स सपोज आपका क्वेश्चन आता है कि पाकिस्तान के रिलेशंस द रिलेशन बिटवीन पाकिस्तान एंड यूएस आर इम्प्रूविंग व्हिच विल रिजल्ट इन स्ट्रेंज रिलेशन बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना, इस पे आप कमेंट करें। ठीक है, यानी कि पाकिस्तान के अगर रिलेशंस अमेरिका के साथ अच्छे होते हैं तो क्या चाइना के साथ खराब हो जाएंगे? इस पे आप अपना व्यू पॉइंट दें। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप इसमें बेसिकली क्या आर्गुमेंट लेंगे? आप कहेंगे जी कि ऐसा नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा फिर आप अगली बात करेंगे। आप उसके लिए एक सॉलिड आर्गुमेंट देंगे कि पाकिस्तान और चाइना 1940s में जब इन्होंने डिफरेंट ब्लॉक्स को ज्वाइन किया, उसके बावजूद इनके रिलेशंस जो थे ये अच्छे इस्टेब्लिश हुए, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान यूएसए के साथ अलाय बनता है या उसके रिलेशंस ज्यादा वार्म अप होते हैं, तो चाइना के साथ हमारे रिलेशंस के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला। ठीक है जी, तो इस तरह से आपने अपना जो एक पॉइंट है वो सॉलिड आर्गुमेंट के साथ जस्टिफाई कर लिया। ठीक है जी, तो ये बेसिकली वो चीज होती है जो आपको बताई जाती है कि किस तरह से आपने हिस्टोरिकल इवेंट्स को अपने करंट जो सिनेरियो है उसके साथ लिंक करके अपने आर्गुमेंट को सब्सटेंशिएट करना है। ठीक है जी, हाँ, आप इसमें नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या कर रहे होते हैं, आप जो भी बुक पढ़ेंगे उसमें ये चीज मेंशन तो होगी कि पाकिस्तान ने कम्युनिज्म कैपिटलिज्म को ज्वाइन किया, चाइना ने कम्युनिज्म को जो ज्वाइन किया। ठीक है, लेकिन वो आपको बुक में ये मेंशन नहीं होगा कि आपने इसको जो हमारी करंट सिचुएशन है या फ्यूचर के साथ आपने इसको कैसे कोरिलेट करना है। ठीक है, तो ये चीज आपको सिखाई जाती है ड्यूरिंग द लेक्चर्स या ड्यूरिंग दीज क्लासेस। ठीक है जी, यहाँ तक आपको क्लियर है? कोई क्वेश्चन तो नहीं है? अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है जी, अच्छा, इसके बाद जी हम आगे बात करते हैं हमारे रिलेशन अच्छे चाइना के साथ इस्टेब्लिश हुए, उसमें एक और जो चीज आती है वो क्या है जी? दैट इज पाक चाइना बाउंड्री कमीशन। जी नवीद, बिल्कुल, बाईपोलर वर्ल्ड भी इसी को कहते हैं। बाईपोलर वर्ल्ड का बेसिकली जो मतलब है वो ये है कि एक तरफ यूएसए का ब्लॉक था, दूसरी तरफ रशियन ब्लॉक था। ठीक है, या सोवियत यूनियन जिसको आप कहते हैं, दूसरी तरफ वो ब्लॉक था। तो ये दो ब्लॉक्स थे, तो इससे क्या हुआ कि दुनिया दो पोल्स में डिवाइड हो चुकी थी। ठीक है, एक तरफ अमेरिकन, दूसरी तरफ रशियन, तो ये बाईपोलर वर्ल्ड था। ठीक है जी, हाँ जी, उसके बाद डियर वो हम अभी बात करेंगे कि किस तरह से सोवियत यूनियन टूटती है और बाईपोलैरिटी का एंड होता है और किस तरह से मल्टीपोलैरिटी प्रिवेल करती है। यूनिपोलैरिटी किस तरह आई, मल्टीपोलैरिटी किस तरह आई, वो हम डिटेल में बात करेंगे। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं पाक चाइना बाउंड्री कमीशन। ठीक है, पाकिस्तान और चाइना के रिलेशंस की अच्छे तरीके से या स्मूथ रिलेशंस की स्टैब्लिशमेंट में एक जो मेजर चीज आती है वो क्या है जी? कि हमने अपने जो चाइना के साथ बाउंड्री डिस्प्यूट्स थे वो पीसफुली रिजॉल्व कर लिए। ठीक है, कॉन्ट्ररी टू इट अगर हम देखें हमारे जो इंडिया के साथ बाउंड्री डिस्प्यूट्स हैं वो आज भी सेटल्ड नहीं है। उन्हीं की वजह से हमारे इंडिया के साथ रिलेशन जो हैं ये हमेशा
हॉस्टाइल रहते हैं। ठीक है जी। तो पाकिस्तान और चाइना ने अपने रिलेशंस को अच्छे तरीके से लेके चलने के लिए जो एक अच्छा काम किया वो ये था कि उन्होंने एक बाउंड्री कमीशन कायम किया। ठीक है जी। इस बाउंड्री कमीशन का मकसद क्या था कि जो टेरिटोरियल कुछ हमारे क्लेम्स थे, कुछ ऐसे थे जिसमें हम कह रहे थे कि ये हमारा पार्ट होना चाहिए, ऐसे थे जो कि चाइनीज मैप में रिफ्लेक्ट हो रहे थे। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए हमने 1962 में और अकॉर्डिंगली हमने चाइना के साथ ठीक है। इसमें स्कूल ऑफ थॉट कुछ ये है कि जो हमारा चीन ने कर दिया या बाउंड्री एग्रीमेंट जी एक बनाया। चाइना ने कुछ जो टेरिटरीज थी सियाचिन रीजन में वो पाकिस्तान को दी और पाकिस्तान ने कुछ ऐसी टेरिटरीज जो कि स्काई चीन के साथ रिलेटेड थी वो चाइना को दी और इस तरह से दोनों ने अपने जो इशू था वो रिजॉल्व कर लिया। हमने तो अपना जो इशू था चाइना के साथ बाउंड्री का वो रिजॉल्व कर लिया, लेकिन इसी तरह का एक टेरिटोरियल क्लेम्स जो थे वो चाइना और इंडिया के दरमियान भी एग्जिस्ट करते थे। ठीक है। चाइना और इंडिया इन अपने बॉर्डर इश्यूज को एमिकेबली रिजॉल्व करने में सक्सेसफुल नहीं होता तो अल्टीमेटली क्या होता है कि इनके दरमियान वॉर स्टार्ट हो जाती है इन 1962। ठीक है जी। चाइना और इंडिया के दरमियान एक वॉर होती है 1962 में जिसको साइनो इंडो वॉर कहा जाता है। ठीक है। साइनो इंडो वॉर 62 में होती है तो बेसिकली हमने जिस तरह अभी बात की कि दो ब्लॉक बने हुए थे, बाइपोलर वर्ल्ड बना हुआ था। तो एक पोल जो था चाइना वाला उसको किसने सपोर्ट किया? हम पाकिस्तान जी क्या कह रहे हैं जी साइनो इंडो वॉर। अच्छा, तो एक तरफ इंडिया था दूसरी तरफ चाइना। ठीक है। इंडिया को जो कंट्री सपोर्ट कर रही थी जी वो कौन कौन सी थी? बेसिकली ब्रिटेन, फ्रांस एंड यूएसए। ठीक है। यानी कि जो कैपिटलिस्ट ब्लॉक था वो इंडिया को सपोर्ट कर रहा था। दूसरी तरफ चाइना था, ऑल्दो ब्लॉक को ज्वाइन किया था लेकिन उसके बावजूद हमने चाइना को सपोर्ट किया इस वॉर में। क्यों किया? वो इसलिए किया कि इंडिया जो है वो हमारा एक बेसिकली राइवल है, राइवल स्टेट है, जिसकी वजह से हमने चाइना को सपोर्ट किया। और दूसरी जो पावर इनको सपोर्ट करने के लिए आई थी चाइना को, डेट वाज रशिया। तो पाकिस्तान और रशिया ने चाइना को सपोर्ट किया। ठीक है जी। इस वॉर में चाइना वाज सक्सेसफुल और अल्टीमेटली इंडिया को जो अपने क्लेम्स थे वो छोड़ने पड़ते हैं, लेकिन स्टिल इनके दरमियान जो बाउंड्री के डिस्प्यूट्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। और पाकिस्तान और चाइना के रिलेशंस की क्लोजनेस की वजह एक ये भी है कि चाइना के और इंडिया के रिलेशंस आपस में खराब हैं। ठीक है जी। या टेरिटोरियल इश्यूज आप इसको कह लें, खराब का वर्ड ज्यादा एक्सपीडियंट नहीं है, आप उसको ये कह सकते हैं कि उनके आपस में टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं। ठीक है जी। इसके बाद पाकिस्तान ने दो ऑर्गेनाइजेशंस ज्वाइन की, दैट वर सीटो एंड सेंटो। ठीक है जी। सीटो बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका एब्रीवेशन है ये सीटो, इसका फुल फॉर्म जो है दैट इज साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। पाकिस्तान ने सीटो ज्वाइन की 1954 में। बेसिकली इट वाज अ डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। इसका पर्पस ये था कि जो कैपिटलिस्ट ब्लॉक की कंट्रीज हैं
वो आपस में एक ज्वाइंट डिफेंस आपस में इस्टेब्लिश कर लें। ठीक है, मिसाल के तौर पे पहले हम देखते हैं इसमें कौन कौन सी कंट्रीज थी। इसमें जो कंट्रीज थी दैट वर यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपाइंस, थाईलैंड एंड पाकिस्तान। ठीक है जी, इसका जो एम था वो ये था कि अगर किसी भी एक मेंबर कंट्री के ऊपर किसी कम्युनिस्ट कंट्री का अटैक होता है तो बाकी सब जो सीटों के मेंबर्स हैं वो उस कंट्री को डिफेंड करेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पे हम कहते हैं अगर फ्रांस के ऊपर, ठीक है, फ्रांस के ऊपर अगर रशिया अटैक करता है तो जितनी भी बाकी कंट्रीज हैं सीटों के मेंबर्स वो सारे फ्रांस की हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये एक मेजर एम था सीटों का। इसी तरह एक और ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश की गई दैट वाज सेंटो। सेंटो स्टैंड्स फॉर सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1955 जी। इसको बगदाद पैक्ट भी कहा जाता है क्योंकि इसका जो चार्टर था दैट वाज साइंड इन बगदाद। तो उसके बाद जी ईरान, सॉरी, इसके जो मेंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं जी? ईरान, इराक, पाकिस्तान, टर्की एंड यूके। इसका भी एम यही था कि अगर किसी कंट्री पे अटैक होता है तो सारे मेंबर उसको सपोर्ट करने के लिए आएंगे। अब यहाँ पे जो चीज है नोटवर्दी जो आपका एनालिसिस वाली है वो ये है कि देखें पाकिस्तान ने कम्युनिस्ट ब्लॉक के अगेंस्ट ये ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की हैं। ठीक है, चाइना किस ब्लॉक में है? कम्युनिस्ट ब्लॉक में। लेकिन फिर भी हमारे रिलेशन जो है उनके ऊपर कोई impact नहीं आता, तो इसलिए हम ये कंक्लूड कर खराब नहीं होने वाले। ठीक है जी, उसके बाद जी क्या चीज आती है हमारे पास? दैट इज द इंडो पाक वॉर ऑफ 1965। ठीक है जी, इंडो पाक वॉर ऑफ 65 में क्या होता है? बेसिकली पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक वॉर होती है। ठीक है, इस वॉर के जो हम क्योंकि पाक चाइना रिलेशंस पढ़ रहे हैं इसलिए हम वॉर की डिटेल्स में नहीं जाएंगे। जब हम पाक इंडिया रिलेशंस पढ़ेंगे तो उसमें हम ये डिटेल से डिस्कस करेंगे। 65 की वॉर में जी पाकिस्तान को असिस्टेंस मिलती है चाइना की तरफ से। इसमें हमें टैंक्स भी मिलते हैं, मॉरल सपोर्ट भी मिलती है। जी नवीद, उसको एंड पे बात करते हैं। अच्छा, मॉरल सपोर्ट भी मिलती है और उसके अलावा इंटरनेशनली भी हमें जो डिप्लोमेटिक सपोर्ट चाहिए थी वो भी हमें चाइना की तरफ से 65 की वॉर में मिलती है। इसी के साथ हमारे रिलेशन मजीद स्ट्रांग होते हैं क्योंकि चाइना ने हमें इंडिया के अगेंस्ट सपोर्ट किया। एक जो यहाँ पे चीज है वो ये भी आती है कि पाकिस्तान से जो एक मिस्टेक हुई थी ड्यूरिंग द 1962 वॉर ऑफ चाइना एंड इंडिया, उसमें क्या मिस्टेक हुई थी कि हमने इस वॉर में इंटरवीन नहीं किया। ठीक है, अगर हम इंटरवीन करते तो कुछ हिस्टोरियंस का कहना ये है कि जब साइनो इंडो वॉर हो रही थी तो हमारे पास एक ऑप्शन थी या एक चांस था कि हम लोग कश्मीर को आज़ाद करवा लेते इंडिया से। ठीक है, क्योंकि इंडिया चाइना के साथ ऑलरेडी वॉर की पोजीशन में था तो इट वाज क्वाइट इजी फॉर अस कि हम अपनी फोर्सेस को इंटर करते और कश्मीर को आज़ाद करवा लेते। लेकिन पाकिस्तान ने ये मौका जो था इसको गंवा दिया। तो लेकिन जब इंडिया को इस तरह का एक मौका मिलता है ड्यूरिंग द वॉर ऑफ 71 तो उन्होंने इस चीज़ को फुली जो है कैश किया और पाकिस्तान को तोड़ने में अपना रोल प्ले किया। उसको हम अभी बाद में डिस्कस करते हैं। इसके बाद जी पाकिस्तान और चाइना ने एक और मेजर इनिशिएटिव लिया दैट वाज द डेवलपमेंट ऑफ कराकोरम हाईवे। ये स्टार्ट की गई जी 1959 में और कंप्लीट होती है 1979 में। ठीक है, कराकोरम हाईवे को एक वंडर ऑफ वर्ल्ड्स में भी गिना जाता था। ठीक है, एक ऐसी हमने डिफिकल्ट एरियाज में रोड डेवलप की जिसके थ्रू हम अब चाइना के साथ अपनी ट्रेड जो है वो इस्टेब्लिश करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो मेजर इवेंट आता है दैट वाज द वॉर ऑफ 1971। 1971 की वॉर होती है। बेसिकली इसमें पाकिस्तान
और बांग्लादेश जो अभी हमारा ईस्ट पाकिस्तान जो पहले हमारा पार्ट हुआ करता था, वो हमसे अलहदा होता है बांग्लादेश की फॉर्म में। इस वॉर में क्या हुआ था, बेसिकली 1970s के जो इलेक्शन होते हैं उसमें एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, यानी कि हमारा जो वेस्ट पाकिस्तान एग्जिस्टिंग पाकिस्तान है, यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, और जो ईस्ट पाकिस्तान था वहाँ पे शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग थी। ठीक है जी। शेख मुजीबुर रहमान साहब की जो पार्टी है उसको 160 सीट्स मिलती हैं और भुट्टो साहब की पार्टी को 80 सीट्स मिलती हैं। अब लीगली देखा जाए तो मेजॉरिटी जो थी वो शेख मुजीब की पार्टी की थी, तो गवर्नमेंट उन्हीं की बननी चाहिए थी। लेकिन भुट्टो साहब उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, तो जब इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया गया, शेख मुजीब को गवर्नमेंट नहीं बनाने दी गई, तो बंगालीज ने क्या किया, उन्होंने रिवोल्ट पे आ गए। ठीक है, वो रिवोल्ट पे आए यानी कि उन्होंने बगावत शुरू कर दी। बगावत के नतीजे में क्या किया कि इंडिया ने अपनी फोर्सेस ईस्ट पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश में इंटर की। वो फोर्सेस फिर पाकिस्तान की आर्मी के अगेंस्ट लड़ती हैं और अल्टीमेटली ईस्ट पाकिस्तान जो है वो हमसे अलहदा हो जाता है। ठीक है, इस वॉर में 71 की वॉर में पाकिस्तान जो है, चाइना जो है वो पाकिस्तान की कुछ लार्ज स्केल पे हेल्प नहीं कर पाता। लेकिन वॉर एंड होने के बाद जब पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान हमसे अलहदा हो जाता है, तो उसके बाद हमारे जो वहाँ पे लोग थे, जो आर्मी पर्सोनल्स थे और सिविल सर्वेंट्स वगैरह थे, उनको हॉस्टेजेस बना लिया जाता है, यानी कि उनको कैद कर लिया जाता है। तो उनकी रिलीज के लिए चाइना ने अपना रोल प्ले किया। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस में बांग्लादेश ने फिर अप्लाई किया मेंबरशिप के लिए यूएन की, तो चाइना ने उसको काउंटर किया और कहा कि उस टाइम तक बांग्लादेश को मेंबरशिप नहीं दी जानी चाहिए जब तक कि पाकिस्तान के जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं उनको रिहा नहीं किया जाता। ठीक है जी। तो अल्टीमेटली चाइनीज प्रेशर की वजह से जो हमारे प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे उनको भी रिहाई मिली। ठीक है, इसमें डिफरेंट और भी इश्यूज थे, लेकिन जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड चीज़ है वो ये है कि चाइना की सपोर्ट हमें इस इशू पे मिलती है और हमारे जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे उनको फ्रीडम मिलता है। ठीक है जी, इज इट क्लियर? ठीक है जी। इसके बाद एक और यहाँ पे चीज, चाइना की हमें सपोर्ट तो मिल रही है, ऐसा नहीं है कि सारी सपोर्ट चाइना ही हमें कर रहा था। डिफरेंट इवेंट्स पे हम लोगों ने भी चाइना को सपोर्ट की। इसकी एक जो मेजर एग्जांपल है वो हमारे पास क्या आती है जी, वो ये है कि चाइना ने जब 1949 में इंडिपेंडेंस गेन की, तो उसके बाद से यूनाइटेड स्टेट्स के साथ इनके डिप्लोमेटिक रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं हो सके, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट बेसिकली ताइवान को एक लीजिटिमेसी दे रहे थे और चाइना के साथ उनके रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं हुए। तो पाकिस्तान ने यूएस और चाइना के रिलेशंस के दरमियान चाइना के रिलेशंस को मीडिएट करवाया। किस तरह से? बेसिकली हमने हेनरी किसिंजर जो यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, या आसान लफ्जों में आप कहें कि उनके जो फॉरेन मिनिस्टर का जिनके पास पोर्टफोलियो था, हेनरी किसिंजर, उनको हमने विजिट करवाया चाइना का। ठीक है जी। इनके विजिट के बाद जो यूएसए के प्रेसिडेंट थे रिचर्ड निक्सन, उन्होंने भी चाइना का विजिट किया 1971 के बाद। तो इस तरह से चाइना के और यूएसए के दरमियान जो है रिलेशन इस्टेब्लिश होते हैं। ठीक है जी। तो ये कहा जाता है कि चाइना के और यूएसए के रिलेशन इस्टेब्लिश करवाने वाला जो कंट्री है दैट इज पाकिस्तान। ठीक है जी। फिर इन्हीं रिलेशंस की बेसिस पे चाइना की और अमेरिका की ट्रेड जो है वो पीक पे जाती है और चाइना एक वर्ल्ड सुपर पावर के तौर पे आज हमें नजर आता है। ठीक है जी। जी, अभी रिलेशंस आल्दो उनके हॉस्टाइल चल रहे हैं चाइना के और यूएसए के, बट 1970 में हमने इनके रिलेशंस को मीडिएट करवाया और उसके बाद से इनके रिलेशन डेवलप हुए। ठीक है जी। और उसके बाद से फिर इनकी म्यूचुअल ट्रेड भी स्टार्ट होती है। थोड़ी बहुत तो पहले भी थी, लेकिन की जंप्स जो है वो एक मेजर की किसको मिलता है आफ्टर दी विजिट ऑफ रिचर्ड निक्सन।
जी। उसके बाद जो अगली चीज हमारे पास आती है एक और पर्सपेक्टिव से देखा जा सकता है, दैट इज ठीक है। डिफेंस कॉशन हमारी की वॉर में लाइक ने हमें सपोर्ट की, वो भी डिप्लोमेटिकली भी बड़ी। इसके साथ साथ अकॉर्डिंगली विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीजें इंप्रूव होती गई। ठीक है जी। उसके बाद चाइना के ऊपर जो इल्जाम लगाया जाता है कि चाइना ने पाकिस्तान आपको आवाज आ रही है या नहीं? स्टूडेंट अच्छा जी, 1 मिनट दीजिएगा, इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। जी, इज इट क्लियर नाउ? जी डियर स्टूडेंट, ठीक हो गया जी नवीद, इट्स क्लियर। अच्छा जी, हम दो रिपीट कर लेते हैं, कोई इशू नहीं। यहाँ से आवाज कटी थी जी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से। ठीक है जी, रिपीट कर देते हैं। बेसिकली हमने बात अभी ये की है कि चाइना के ऊपर एक एलिगेशन लगाई जाती है कि चाइना ने पाकिस्तान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की। ठीक है। इसके ऊपर जो काउंटर नैरेटिव आता है वो ये आता है कि चाइना ने जो पाकिस्तान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की, दैट वाज ओनली मेंट फॉर द पीसफुल पर्पस। ठीक है। और इसमें वो कहा ये चाइना की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से ये नैरेटिव अडॉप्ट किया जाता है कि वो टेक्नोलॉजी जो थी वो सिर्फ पीसफुल पर्पसेस के लिए थी, ना कि एटॉमिक वॉरफेयर के लिए या एटॉमिक वॉरहेड डेवलप करने के लिए। फिर ये कहा जाता है जी कि आइजनहोवर जो प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट्स के, उन्होंने एक स्पीच दी थी 1953 में एटम फॉर पीस के नाम से। ठीक है। इसके तहत इन्होंने कहा था कि न्यूक्लियर कॉपरेशन की जा सकती है बिटवीन द मेंबर्स, बिटवीन द स्टेट्स। और किस पर्पस के लिए की जा सकती है? फॉर द पीसफुल पर्पस, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए, मेडिकल की फील्ड में, और डिफरेंट जो फील्ड्स हैं उनमें रेडिएशन वगैरह के लिए। इन सब चीज़ों के लिए आप न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो है एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। उसी के कंटिन्यूएशन में चाइना ने हमें
न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो थी वो प्रोवाइड की ताकि हम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगा सकें, ठीक है जी, ना कि एटॉमिक वॉरहेड बनाने के लिए। उसके बाद जी अगली चीज जो आती है, पाकिस्तान ने चाइना ने पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर प्लांट्स डेवलप करके दिए। उसके बाद एरोनॉटिकल कोऑपरेशन हमारी चाइना के साथ स्टार्ट होती है, जिसके नतीजे में हमने JF-17 जो हमारे फाइटर प्लेन्स हैं ये बनाने शुरू किए। सबसे पहले जो स्टैब्लिश किया गया था जी JF-17 या कंस्ट्रक्ट किया गया था, डेट वाज इन 2003। अभी तक हम मोर देन 50 जो फाइटर प्लेन्स हैं JF-17 ये बना चुके हैं, और नाउ वी आर इन अ पोजीशन कि हम इनको दूसरी कंट्रीज को सेल आउट करके रेवेन्यू भी जनरेट कर सकें, ठीक है जी। उसके अलावा चाइना ने हमें शिप्स जो हमारी नेवल शिप्स हैं उनको बनाने में हमें हेल्प की। इसमें सबसे पहला जो पैक्ट साइन किया गया था, डेट वाज मेंट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ F-22P फ्रिगेट्स, ठीक है जी। F-22P जो है ये बेसिकली शिप का मॉडल है, या एक शिप का आप इसको कह लें टाइप है, जो कि प्रोवाइड की गई चाइना की तरफ से हमें। इसका हमने पैक्ट साइन किया था 2005 में। इसके बाद 2014 में भी हमने अपनी डिफेंस कोऑपरेशन को चाइना के साथ मजीद 6 जो थी जो थे वो हमने चाइना से खरीदे। ठीक है जी। डियर आप इस तरह करें, अगर आप यहाँ पे आपको 2 नाम नजर आ रहे होंगे CZP के आईडी से, तो जिसके आगे माइक का सिंबल आपको नजर आ रहा है, माइक अनम्यूटेड, आप उस पे टेक्स्ट करें, ठीक है। अपने मैसेजेस जो है क्वेश्चन इस पे टेक्स्ट करें। अच्छा जी। उसके बाद पाक चाइना इकोनॉमिक टाइज। पाक चाइना इकोनॉमिक टाइज की हम अगर बात करते हैं तो हमारे रिलेशन जो है ट्रेड तो वो तो बिगनिंग में स्टार्ट हो गई थी, लेकिन इसमें जो मेजर इवेंट आता है दैट वाज विद द साइनिंग ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया गया बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना इन 2006। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो ट्रेड है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, या आपको कोई ट्रेड के लिए एक दूसरे से कोई पैसे नहीं लेंगे, खत्म करते हैं, ठीक है जी। इसके बाद ट्रेड वॉल्यूम जो जी लाइबा बच्चे आप क्वेश्चन अपना टाइप करके पूछें, अपने मोबाइल की स्क्रीन पे क्लिक करें, आपको मोर का ऑप्शन नजर, उस मोर के ऑप्शन के अंदर आपको फर्दर चैट का ऑप्शन नजर आएगा, वहां पे आप टाइप करें। जी अभी ठीक है नवीद? अच्छा जी। तो ट्रेड वॉल्यूम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के जो इम्पैक्ट है वो क्या होता है कि पाकिस्तान और चाइना के बीच जो ट्रेड वॉल्यूम है ये एक्सपेंड करता है। इससे पहले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने से पहले जो हमारा ट्रेड वॉल्यूम था पाकिस्तान और चाइना का, डेट वाज मेरली $4 बिलियन, ठीक है। इस एग्रीमेंट के साइन करने के बाद से जब 2018 में इसको हमने रिव्यू किया
तो एट दैट टाइम हमारा जो ट्रेड वॉल्यूम था, बायलैटरल ट्रेड वॉल्यूम, दैट वाज $18 बिलियन। ठीक है जी। तो इसके साथ हम देख सकते हैं कि कितना इसका इम्पैक्ट आता है। इसके अलावा चाइनीज ओरिएंट ग्रुप जो है, इन्होंने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की $700 मिलियन इन 2012। इसके साथ पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हुआ? एक तो हमें जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिली हमारे लोगों को, उसके अलावा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई, जिसकी वजह से हमारी इकॉनमी जो है वो थोड़ी स्टेबल पोजीशन में आई। उसके बाद जी मिनरल रिसोर्सेज की डेवलपमेंट जो है, इसमें भी पाकिस्तान और चाइना की आपस में कोऑपरेशन जो है ये एग्जिस्ट करती है। इसके लिए सेंडक और रिकोडेक के जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये रिसेंटली लीज पे दिए गए हैं चाइना को फॉर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स इन 2017। ठीक है जी। रिकोडेक और सेंडक बेसिकली दो एरियाज हैं, बलूचिस्तान के रीजन में फॉल करते हैं ये। यहाँ पे कॉपर की माइंस एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है। यानी कि तांबे की जो माइंस हैं या काने हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। वहाँ से डिगिंग के लिए जो एक्सपर्टीज हैं वो हमारे पास अपनी एग्जिस्ट नहीं करती। तो इस वजह से हमने ये चाइना के साथ एग्रीमेंट किया कि वो आके यहाँ से कॉपर जो है उसको एक्सट्रैक्ट करें, और कॉपर के साथ साथ कुछ गोल्ड के ट्रेसेस भी निकलते हैं। तो अकॉर्डिंगली यहाँ से कॉपर और गोल्ड के जो रिसोर्सेज हैं उनको एक्सट्रैक्ट करने में पाकिस्तान के साथ चाइना ने ताउन किया। ठीक है। इसके तहत ये आप कह रहे हैं, हम एक स्टूडेंट क्वेश्चन कह रहे हैं जी कि हम लोग खुद इसको क्यों एक्सट्रैक्ट नहीं करते। डियर, इसमें बेसिकली सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड है इस डिगिंग के लिए, जो कि हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है। तो दैट्स वाई हमें किसी थर्ड पार्टी की हेल्प लेनी पड़ती है, और दैट थर्ड पार्टी इज चाइना इन दिस पर्टिकुलर केस। उसके बाद जी चाइना ने सीपैक में इन्वेस्टमेंट की। सीपैक को हम अभी डिटेल से डिस्कस करते हैं। इसके अलावा लाहौर ऑरेंज ट्रेन, जो कि काफ़ी अरसे से रुकी हुई, जिस पे काम रुका हुआ था, ये भी चाइना ने डेवलप की। उसके अलावा जोंग सेलुलर नेटवर्क, इन्होंने इन्वेस्टमेंट की पाकिस्तान में। और इसके अलावा जो मेजर अभी एक डेवलपमेंट है वो ये है कि दयामीर भाषा डैम जो है, ये चाइना डेवलप पाकिस्तान में डेवलप किया जा रहा है बाय द चाइनीज कंपनीज। ठीक है। चाइनीज कंपनी है जी, जो कि स्टेट स्पॉन्सर्ड है, यानी कि उनको गवर्नमेंट ऑफ चाइना स्पॉन्सर करती है, हेल्प करती है। उनको ये प्रोजेक्ट का टेंडरिंग दी गई है। इस प्रोजेक्ट के साथ क्या होगा कि 4500 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। ठीक है। और इसके साथ साथ जो एक इसका सप्लीमेंट्री बेनिफिट होगा वो ये होगा कि इससे हमारा तरबेला डैम की जो लाइफ है वो 35 इयर्स मजीद बढ़ जाएगी। जी नहीं डियर, नवीद, ऐसा नहीं है ओरिएंट ट्रेन पे इन्वेस्टमेंट सारी नवाज शरीफ ने नहीं की। नहीं डियर, ओरिएंट ट्रेन जो है बेसिकली इनिशिएटिव पीएमएलएन की गवर्नमेंट का था, लेकिन इन्वेस्टमेंट उनकी नहीं थी। ठीक है जी। इसके बाद हम बात करते हैं सीपैक। पाक चाइना रिलेशंस में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है दैट इज सीपैक। सीपैक स्टैंड फॉर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है जी। सीपैक बेसिकली चाइनीज ब्रेन चाइल्ड है, यानी कि चाइना की तरफ से ये इनिशिएटिव लिया गया, जिसके तहत इन्होंने एक कॉरिडोर इस्टेब्लिश करना है। ठीक है। ये बेसिकली एक सीपैक जो है, ये बेसिकली एक छोटा सा हिस्सा है जो चाइना का ग्रेटर विजन है वन बेल्ट एंड वन रोड का। ठीक है जी। वन बेल्ट एंड वन रोड का एक बिगर इनिशिएटिव है चाइना का, जिसका पार्ट है सीपैक। ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, बेसिकली इसको न्यू सिल्क रोड के नाम से भी मुखातिब किया जाता है। बेसिकली इसको न्यू सिल्क रोड क्यों कहा जाता है, उसकी एक रीजन है। उसकी रीजन ये है जी कि वन बेल्ट वन रोड या सिल्क रोड की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली ये एक ऐसी रोड है, एक चाइना एक ऐसी रोड डेवलप करना चाह रहा है जिसके थ्रू वो ईस्ट और वेस्ट को कनेक्ट कर सके। ठीक है।
इसके बारे में कहा जाता है जी कि एक एंशियंट टाइम्स में यानी कि पुराने वक्तों में एक सिल्क रोड एग्जिस्ट करता था। ठीक है, सिल्क रोड बेसिकली क्या था, एक ट्रेड रूट था जिसके थ्रू यानी कि यूरोपियन जो कंट्रीज थी और जो ईस्टर्न कंट्रीज थी वो आपस में ट्रेड करते थे। इसकी एग्जांपल आपको या इसकी क्लियर मैनिफेस्टेशन जो है ये आपको मैप से समझ आएगी। मैप पे आपको कुछ रेड लाइंस नजर आ रही होंगी। ठीक है जी, चाइना से इंडिया के ऊपर से पर्शिया और फिर पर्शिया से यूरोप। ठीक है, ये रेड लाइन जो आपको नजर आ रही है इसको मैं हाईलाइट करता हूँ जी, एक मिनट। ठीक है जी, ये बेसिकली एंशियंट सिल्क रूट था। इसके थ्रू क्या किया जाता था जी, यूरोप आपको नजर आ रहा है मैप पे, एक तरफ दूसरी तरफ चाइना, तो इस रीजन को कनेक्ट किया जाता था बाय दिस रोड, और इस रोड को नाम दिया जाता था सिल्क रोड का या सिल्क रूट का। क्यों दिया जाता था इसको नाम, बेसिकली जो यूरोपियंस थे वो एशिया के साथ ट्रेड कर रहे होते थे, और जो मेजर मेजर कमोडिटी उस टाइम पे ट्रेड की थी डेट वाज सिल्क, यानी कि रेशम की जो तिजारत की जाती थी, उसकी वजह से इस रूट का नाम जो था या इस रोड का नाम भी सिल्क रोड पड़ गया। ठीक है जी, अभी जो चाइना का प्लान है वो ये है कि इस सिल्क रोड को फर्दर उसी तरह से एक्सपेंड किया जाए, और इसको साथ साथ रोड्स के साथ साथ सी लेन्स के साथ भी कनेक्ट किया जाए। ठीक है, ये रेड वाली लाइंस तो रहेंगी रहेंगी, इसके साथ साथ ये जो ब्लू लाइंस आपको नजर आ रही हैं वाटर में, ठीक है, ये बेसिकली सी रूट्स भी डेवलप किए जाएं। इस यानी कि अब ईस्ट और वेस्ट को लैंड रूट्स और सी रूट्स के थ्रू कनेक्ट किया जाए। ये बेसिकली वन बेल्ट और वन रोड का कॉन्सेप्ट है। ठीक है जी, इसकी फॉर्मल डेफिनेशन जो है ये आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है। ये आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, आप उसमें से भी इसको देख लेंगे। ठीक है जी, इसमें जो एक चीज गौर तलब है वो ये है, वन बेल्ट वन रोड या बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इसको अक्सर कहा जाता है। ठीक है जी, तो इसमें एक ट्रिकी चीज थोड़ी सी वो है, वो ये है, एक मिनट, बेल्ट एंड रोड। बेल्ट बेसिकली जो है, इसको जब हम बात करते हैं तो बेल्ट इज बेसिकली द रोड्स, रेलवेज, हाईवेज एंड गैस पाइपलाइंस। ठीक है, यानी कि जो सड़कें वगैरह जो हैं ये बेल्ट की कैटेगरी में फॉल करती हैं, और जब रोड की बात इसमें की जाती है बेल्ट एंड रोड में, तो इससे मुराद सी लेन्स होती हैं रोड से। ठीक है, फिजिकल जो रेलवेज हाईवेज जो हैं ये रोड्स नहीं है वन बेल्ट वन रोड की। बेसिकली जो बेल्ट है उसमें ये चीज फॉल करती है आपकी रोड्स हाईवेज, और जो सी लेन्स हैं उनको रोड का नाम दिया जाता है। ठीक है जी, तो ये एक थोड़ी सी इसमें ट्रिकी चीज है। इसके बाद जी जो आगे बात करते हैं हम सी पैक की, उससे पहले वो ये है कि वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो है इसके तहत चाइना बेसिकली 6 मेजर कॉरिडोर्स बनाना चाह रहा है। ठीक है, उन्हीं कॉरिडोर्स में से एक जो है डेट इज द सी पैक। ठीक है जी, इन 6 मेजर कॉरिडोर्स में कौन कौन से कॉरिडोर्स आते हैं, हम इसको स्क्रीन पे आपको शो भी हो रहा है। सबसे पहले डेट इज दी योर एशियन लैंड ब्रिज, यानी कि यूरोप और एशिया के दरमियान एक लैंड ब्रिज बनाया जाए। लैंड ब्रिज डजंट मीन्स कि कोई हवा में पुल बनाया जाएगा। लैंड ब्रिज मीन्स कि एक सड़क बनाई जाएगी, एक रोड बनाई जाएगी जो कि यूरोपियन कंट्रीज और एशियन कंट्रीज को आपस में कनेक्ट करेगी। ठीक है, उसके बाद चाइना मंगोलिया रशिया, एक रोड्स का नेटवर्क डेवलप किया जाएगा फ्रॉम चाइना टू रशिया और साथ में मंगोलिया। ठीक है, इन 3 कंट्रीज के थ्रू। उसके बाद जी चाइना सेंट्रल एशिया एंड वेस्ट, ये भी एक कॉरिडोर है। नेक्स्ट इज दी चाइना इंडो चाइना पेनिनसुला। इसके बाद आती है बात जी सीपैक की, और उसके बाद बांग्लादेश, चाइना एंड इंडिया, म्यांमार। ये 4 कंट्रीज का भी एक कॉरिडोर डेवलप करने के प्लान है चाइना के। ठीक है जी, तो ये बेसिकली वन बेल्ट वन रोड जो है इसके तहत 6 कॉरिडोर बनाए जाएंगे। इसको डिफरेंट कंट्रीज की बैकिंग है, कहा जाता है कि मोर देन 60 कंट्रीज जो हैं
वो इसको सपोर्ट करती हैं, इस कॉन्सेप्ट को वन बेल्ट और वन रोड के, यानी कि वो कहते हैं कि ये कॉरिडोर्स डेवलप होने चाहिए। ठीक है, मैप के ऊपर ये चीज़ आपको ज़्यादा क्लियरली नज़र आ रही होगी। ये डॉटेड लाइन्स जो हैं, ये बेसिकली इन्हीं 6 कॉरिडोर्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ठीक है जी। जी, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, फिर हम आगे चलते हैं। जी डियर, सी पैक के बेनिफिट्स हमें क्या होंगे, चाइना को क्या होंगे, ये हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा जी, सी पैक को आप पर्टिकुलरली डिस्कस करते हैं, वन बेल्ट वन रोड का ओवरव्यू आपको दे दिया है। इसके बाद जी, सी पैक क्या है बेसिकली? सी पैक बेसिकली एक कम्बिनेशन है ट्रांसपोर्ट और एनर्जी प्रोजेक्ट्स का, जिसमें डिफरेंट आपने कुछ रोड्स डेवलप करनी है, हाईवेज डेवलप करके आपने रीजनल कनेक्टिविटी को इंश्योर करना है। ठीक है जी। इसके साथ साथ जो हमारी ग्वादर की डीप सी पोर्ट है, इसको कनेक्ट किया जाएगा विद सी पैक, ताकि हम चाइना के साथ ट्रेड कर सकें। इनिशियली ये जो कॉन्सेप्ट है जी, या सी पैक का जो एग्रीमेंट था, डेट वाज साइंड इन अप्रैल 2015। इसके तहत एक 46 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट की जानी थी चाइना की तरफ से पाकिस्तान में। ठीक है, इसमें आगे इस 46 बिलियन को अगर हम बाइफरकेट करें, तो ये 11 बिलियन डॉलर जो थे डेट वर मेंट फॉर द ट्रांसपोर्ट सेक्टर, और 33 बिलियन डॉलर जो थे डेट वर मेंट फॉर द इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन या फॉर द एनर्जी सेक्टर। ठीक है जी। तो इस तरह से हमने इसको दो सेक्टर्स में बेसिकली चाइना की तरफ से इन्वेस्टमेंट की जानी थी। एक ट्रांसपोर्ट के लिए, यानी कि सड़कें और रेलवे नेटवर्क जो है वो आपका एस्टेब्लिश किया जाना। उसके बाद पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस प्रिवेल कर रहा था, जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री जो थी वो क्लैश हो रही थी। ठीक है, सॉरी, क्रैश हो रही थी। और उसके साथ-साथ हमारे यहाँ डिफरेंट जो सोशल प्रॉब्लम्स जो थे और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स वो प्रिवेल कर रहे थे। तो चाइना ने बीइंग और फ्रेंडली नेबर, इन्होंने एक मेजर इनिशिएटिव लिया कि हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं और पाकिस्तान को इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में हेल्प आउट करते हैं। तो अकॉर्डिंगली उन्होंने 33 बिलियन डॉलर इन्होंने रखे फॉर द एनर्जी प्रोडक्ट्स, और इसके तहत कहा यह जाता है कि बाय द एंड ऑफ 2019 10,000 मेगावाट सिस्टम में शामिल होने थे। लेकिन क्योंकि कुछ डिलेज आए, जिसकी वजह से ये 10,000 मेगावाट तो पूरा का पूरा अभी तक नहीं हो सका। ऑल्दो 2019 में ये होना था, लेकिन कुछ पॉलिटिकल इश्यूज थे, कुछ और चैलेंजेस की वजह से ये अभी तक कंप्लीट नहीं हो सके। उसके बाद लेकिन काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट्स थे इसके एनर्जी सेक्टर के, वो कंप्लीट हो चुके हैं। उनमें जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं, दैट इज़ पोर्ट कासिम पावर प्लांट। ठीक है, 1320 मेगावाट का ये पावर प्लांट्स यहाँ पे लगाए गए। उसके बाद हब के रीजन में 2 पावर प्लांट्स लगाए गए, दैट आर आल्सो ऑफ 1320 मेगावाट। उसके बाद जी साहिवाल में पावर प्रोजेक्ट लगाए जाए। ठीक है, और मल्टीपल पावर प्रोजेक्ट्स लगाए गए हैं। ठीक है जी, जिसकी वजह से आपको आजकल पाकिस्तान में जो एनर्जी की क्राइसिस था वो काफ़ी हद तक ख़त्म हुआ हुआ नज़र आता है। ठीक है जी, अब बात करते हैं कि सी पैक की वजह से पाकिस्तान के पास क्या अपॉर्च्युनिटीज़ अवेलेबल हैं, या क्या बेनिफिट्स पाकिस्तान को सी पैक से होंगे। ठीक है, सबसे पहला जो बेनिफिट है पाकिस्तान को वो क्या है, दैट इज़ टू मिटिगेट द एनर्जी क्राइसिस। पाकिस्तान में जी एनर्जी क्राइसिस अगर आप थोड़ा-सा 4-5 साल पीछे देखें, तो आपको एक सीवियर किस्म का एनर्जी क्राइसिस नज़र आता था। ठीक है? 20-20 घंटे की लोड शेडिंग हो रही थी, इंडस्ट्री आपकी चल नहीं रही थी। ठीक है? लोग बेरोज़गार हो रहे थे। तो इस चीज़ को काउंटर करने के लिए आपके पास एनर्जी क्राइसिस को मिटिगेट करने के लिए सीपैक आया। उसके साथ क्या हुआ कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन जब आई आपके सिस्टम में, अ, इलेक्ट्रिसिटी
शामिल हुई, तो उसके साथ क्या होता है जी कि एनर्जी क्राइसिस कम हुआ, आपकी इंडस्ट्री जो है ये फ्लोरिश करना शुरू कर दी, जो कि ऑलमोस्ट क्रैश हो चुकी थी। ठीक है जी, यानी कि आपकी पावर लूम्स, डिफरेंट मिल्स और जो आपकी फैक्ट्रीज थी, उनको जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलनी थी तो डेफिनेटली उन्होंने कारखाने बंद ही करने थे। तो अल्टीमेटली सी पैक की वजह से पाकिस्तान के लिए ये एक पॉजिटिव चीज़ है कि एनर्जी क्राइसिस मिटिगेट हुआ। उसके अलावा जी सी पैक से जो दूसरी अपॉर्चुनिटी है दैट इज जॉब। ठीक है, जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज सी पैक ने प्रोवाइड की। कहा यह जाता है जी कि बाय द एंड ऑफ 2030 0.7 मिलियन से लेके 2.3 मिलियन तक जॉब अपॉर्चुनिटीज सी पैक की वजह से क्रिएट होंगी। ठीक है, यानी कि 7 लाख से लेके 23 लाख के राउंड अबाउट जॉब अपॉर्चुनिटीज सी पैक से प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, या जनरेट होंगी। तो ये एक अच्छी खासी अमाउंट है, एक अच्छा खासा नंबर है जो कि जॉब्स के लिए आप हमारी यंग पॉपुलेशन को मिलेगा। ठीक है जी, उसके बाद सी पैक के अंडर डिफरेंट स्पेशल इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक जोन्स डेवलप किए जाएंगे। ठीक है, यानी कि इंडस्ट्रियल जोन्स बनाए जाएंगे डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में। उसके नतीजे में क्या होगा कि आपके लोगों को रोजगार मिलेगा, उनके जो वे ऑफ लिविंग है वो इम्प्रूव होगा। इसके तहत सी पैक के अंडर 46 इकोनॉमिक कॉरिडोर या इकोनॉमिक जोन्स बनाई जाएंगी। ठीक है जी, इन इकोनॉमिक जोन्स में फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज इंस्टॉल की जाएंगी, जिसकी वजह से एक तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स भी इंक्रीज होंगी और साथ साथ लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। नेक्स्ट है जी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए आपको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, यानी कि आपको ऐसी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है जो कि डॉलर्स में की जा रही हो। ठीक है, तो इस तरह से ये चाइना की तरफ से हमें जो 46 बिलियन डॉलर की डील साइन की गई, इसके नतीजे में हमारे पास फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई। और कहा यह जाता है जी कि जितनी इन्वेस्टमेंट सी पैक के अंडर आई है, इतनी अगर हम अपने पूरे 30 से 40 साल की टोटल इन्वेस्टमेंट देखें तो सी पैक की अकेले की जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारी 30-40 साल हिस्ट्री की इन्वेस्टमेंट से ज्यादा है। ठीक है, यानी कि 1970s के बाद से लेके आज तक जितनी इन्वेस्टमेंट हुई थी वो एक तरफ रखें और सी पैक को दूसरी तरफ रखें तो आपको सी पैक की इन्वेस्टमेंट ज्यादा नजर आती है। ठीक है जी, उसके बाद अगला जो चीज है दैट इज इवेजन ऑफ पाकिस्तान डिपेंडेंसी ऑन यूएसए। पाकिस्तान हम पाक यूएस रिलेशन में डिटेल में पढ़ेंगे कि सिंस और इंडिपेंडेंस हम लोग काफ़ी डिपेंडेंट रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर, और उसी की वजह से उनकी जो डू मोर की मंत्रा है वो भी प्रिवेल करती थी। अब इसके साथ क्या हुआ है कि हमारी जो इकोनॉमिक थोड़ी सी डिपेंडेंस थी यूएस के ऊपर, हर टाइम हम लोग इमदाद के चक्कर में रहते थे, एड के चक्कर में रहते थे, वो कम हुई और उसके नतीजे में हमारी अपनी इकोनॉमी थोड़ी स्ट्रेंथन अप हुई है और अब हम डू मोर मंत्रा को स्टॉप करने की पोजीशन में आ जाते हैं और समटाइम्स कहते भी हैं। ठीक है जी, जी डियर नवीद, इस पे इंटरेस्ट देना है लेकिन मिनिमल लेवल का। ठीक है, इसमें डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, हर प्रोजेक्ट की अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। वो टर्म्स एंड कंडीशन गवर्नमेंट ने पब्लिक नहीं की। इनफैक्ट इसके ऊपर एक डिबेट हुई थी, आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा भी होगा कि नेशनल असेंबली और स्टैंडिंग कमेटीज जो थी असेंबली की, उनकी तरफ से ये कहा गया था कि इनको पब्लिक किया जाए इन प्रोजेक्ट की डिटेल्स को। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी, उन्होंने उस चीज़ को कहा कि ये नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है कि इन चीज़ों को पब्लिक किया जाए। ठीक है, तो इसमें डिटेल्स किसी के पास भी अवेलेबल नहीं है कि कितनी किस प्रोजेक्ट पे कितना इंटरेस्ट है। ठीक है जी, उसके बाद जी सी पैक के साथ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ रही है, ये हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट क्या है जी, पॉवर्टी एलिविएशन।
यानी कि पॉवर्टी रिड्यूस की जाए होगी सीपैक की वजह से, लोगों को रोजगार मिलेगा और उनके जो मोड ऑफ लिविंग है उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी। नेक्स्ट चीज क्या है जी पाकिस्तान के लिए, वो ये है कि पाकिस्तान को एक्सेस हासिल हो सकेगी यूरोप तक। ठीक है, अभी रिसेंटली न्यूज में आप लोग सुन रहे होंगे कि चाइना ने और ईरान ने एक डील साइन की है, जिसके तहत वो राउंड अबाउट $400 बिलियन चाइना और ईरान आपस में एक एक बायलैटरल रिलेशनशिप जो है वो डेवलप करने जा रहे हैं। तो इसके नतीजे में क्या होगा कि पाकिस्तान अपने सी पैक को एक्सटेंड करेगा ईरान, और ईरान से फिर आगे टर्की, और अकॉर्डिंगली हम लोग टर्की के थ्रू यूरोप तक एक्सेस हासिल कर सकेंगे। ठीक है जी। उसके बाद जो अगली अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए वो क्या है, दैट इज द इंटीग्रेशन विद सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। इसके तहत हम लोग सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जिनमें अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान आते हैं, इनके साथ भी हम लोग अपनी कनेक्टिविटी जो है वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं थ्रू सी पैक। ठीक है जी। वो किस तरह से, वो इस तरह से कि चाइना बेसिकली एक मेजर इकोनॉमिक पावर है इस रीजन की। ठीक है, तो चाइना अपने जो इकोनॉमिक रिलेशन है या जो ट्रेड रिलेशन है उनको एक्सपेंड करेगा विद सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, तो उसके अल्टीमेटली बेनिफिट पाकिस्तान को भी मिल रहा होगा, क्योंकि चाइना सी पैक के थ्रू ही गुजर के सेंट्रल एशिया तक जाएंगे। उसके बाद अगली चीज आती है जी अपॉर्चुनिटीज फॉर चाइना। यहाँ पे ये बात आती है कि ये इतने सारे बेनिफिट्स जो पाकिस्तान को होंगे, तो क्या चाइना इतना ही अच्छा है कि वो सारी अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तान को ही दे रहा है? तो डियर इसमें ये चीज आती है कि चाइना के अपने भी इंटरेस्ट हैं इसमें। ठीक है जी। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है आप पूछ लें, फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, ठीक है। इसके बाद अपॉर्चुनिटीज फॉर चाइना क्या है? सबसे पहले तो ये है कि चाइना को शॉर्टेस्ट रूट मिलेगा फॉर इज ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम द मिडल ईस्टर्न रीजन्स। ठीक है, इसको हम मैप पे डिस्कस करते हैं ज्यादा अच्छे से। जी एक मिनट बस, मैप ओपन कर लेते हैं हम। जी एक मिनट बस, मैप ओपन हो रहा है। अच्छा डियर, अभी चाइना जो है इसको अपनी ट्रेड के लिए, ट्रेड जो मेजर की कमोडिटी है दैट इज द ऑयल सप्लाईज। ठीक है, यानी कि ऑयल की सप्लाईज के लिए चाइना को मिडल ईस्ट तक आना होता है। मिडल ईस्ट के तक आने के लिए जो चाइना का रूट होता है या जो रास्ता इख्तियार किया जाता है वो ये वाला होता है। एक मिनट, इसको रेड लाइन से, यहाँ से चाइना मूव करते हैं और यहाँ से आके अल्टीमेटली वो मिडल ईस्ट से आके अपनी एनर्जीज की सप्लाईज लेके, यानी कि ऑयल की सप्लाईज लेके फिर उनको वापस जाना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है बिटवीन द चाइना एंड मिडल ईस्ट, दिस इज राउंड अबाउट 16,000 किलोमीटर। ठीक है जी, यानी कि राउंड अबाउट 16,000 किलोमीटर चाइना को ट्रेवल करना पड़ता है मिडल ईस्ट तक आने के लिए। ठीक है, अब सी पैक के साथ क्या होगा कि ये जो चाइना का डिस्टेंस है ये रिड्यूस हो जाएगा जस्ट टू 3,200 किलोमीटर। ठीक है जी, चाइना यहाँ से उठेंगे चाइनीज और आराम से सी पैक को यूज करेंगे और आराम से आके मिडल ईस्ट का ये जो रीजन है, इस पूरे रीजन से आके वो अपनी ट्रेड कर सकेंगे। ठीक है,
यहाँ से अपनी एनर्जीज की सप्लाईज जो है ये लेके जा सकेंगे। तो इसके नतीजे में होगा क्या कि जो चाइना को 16,000 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करके जो इतना एक्सपेंडिचर आता है इसकी ट्रैवलिंग के ऊपर, वो रिड्यूस होगा। और अल्टीमेटली जो ट्रैवलिंग का टाइम है, अभी ये वाला जो यहाँ ट्रैवल करना होता है इसमें राउंड अबाउट 1 to 2 मंथ्स का टाइम लग जाता है। ठीक है, तो सी पैक के थ्रू चाइना का जो डिस्टेंस है ये फ्यू वीक्स में हो जाएगा, एक आध वीक में या 2 वीक्स में चाइना तक जो है वो एक्सेस उसको अवेलेबल होगी मिडल ईस्ट तक। ठीक है जी, तो इस वजह से चाइना सी पैक को डेवलप करना चाह रहे हैं। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है जी। इसके बाद जो अगली चीज आती है दैट इज टू अवॉइड डिपेंडेंस ऑन द स्ट्रेट ऑफ मलाका। ठीक है जी, स्ट्रेट ऑफ मलाका और स्ट्रेट ऑफ हर्मस दो ऐसी स्ट्रेट्स हैं जिनके ऊपर, यार ये क्या है, जी, दो ऐसी स्ट्रेट्स हैं जहां से चाइना को गुजरना पड़ता है। स्ट्रेट बेसिकली क्या है? स्ट्रेट बेसिकली एक वाटर बॉडी होती है बिटवीन द टू लैंड रीजन्स। ठीक है, यानी कि इसकी दो साइडों पे जमीन होती है और बीच में एक जो वाटर वे होती है या वाटर लेन है, उसको स्ट्रेट का नाम दिया जाता है। इसको हम मैप पे देखते हैं ताकि ज्यादा क्लैरिफाई हो सके। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ स्ट्रेट ऑफ हर्मस की। ठीक है जी, ये आपको मैप पे नजर आ रहा है, ये गल्फ ऑफ ओमान। ठीक है, ये बेसिकली ब्लू जो एरिया है दैट इज वाटर। ठीक है, ये सी है असल में। और इसकी दोनों साइड्स पे आपको लैंड नजर आ रही है, एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ अगर आप साउदर्न साइड पे देखें तो यूएई, मस्कत, ओमान, बहरीन, कतर वगैरह आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो वाटर बॉडी है या जो एक बारीक सी स्ट्रिप है, बेसिकली दिस स्ट्रिप इज नोन एज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस। ठीक है, ये जो पॉइंट है, एक मिनट इसको क्लियर करता हूँ पहले। दिस इज बेसिकली द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस। ठीक है, अब चाइना जब वहां से अपना रूट हमने जो देखा था, चाइना से आता है मिडल ईस्ट तक ट्रेड करने के लिए या ऑयल की सप्लाईज के लिए, तो उसको यहाँ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से गुजरना पड़ता है। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से गुजर के फिर वो सऊदी अरेबिया, कतर या किसी भी कंट्री से अपनी ऑयल की सप्लाईज लेके वापस चले जाते हैं। तो अगर अभी रिसेंटली आपने न्यूज में सुना होगा कि चाइना, सॉरी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ईरान के दरमियान रिलेशंस काफी हॉस्टाइल चल रहे हैं। ठीक है, तो ये हॉस्टाइल रिलेशंस की वजह से एक चाइना को थ्रेट है कि अगर ये वॉर एक्सकलेट करती है बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड ईरान, तो उसके नतीजे में क्या होगा कि जो चाइना की एनर्जी सप्लाईज हैं उनके ऊपर इम्पैक्ट आएगा। तो चाइना चाहता है कि उसके पास कोई अल्टरनेट रूट अवेलेबल हो कि अगर कभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज बंद भी हो जाए तो वो अपनी एनर्जी की सप्लाईज लेता रहे। ठीक है, इसके लिए अभी इन्होंने रिसेंटली ईरान के साथ $400 बिलियन की डील साइन की है। उसके नतीजे में होगा क्या कि अगर अब पहले तो वो इधर आते हैं, मिडल ईस्ट से लेके जाते हैं ऑयल की रिसोर्सेज। अब उनके पास एक अपॉर्चुनिटी ये होगी कि वो सिंपली ईरान से एनर्जी की सप्लाईज लें, इसको पाकिस्तान आए और यहाँ से सी पैक के थ्रू सीधा चाइना। ठीक है जी, एक तो इनका डिस्टेंस कम हो जाएगा, दूसरा इनको जो एक हर टाइम खतरा इनके सर पे रहता था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज बंद की जा सकती है, तो वो वाली चीज जो है वो भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो डिपेंडेंस ऑन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज जो है ये खत्म हो जाएगी। इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ मलाका भी एक इसी तरह की स्ट्रेट है, उसको भी हम मैप पे देखते हैं। जी, तो इसको जूम थोड़ा माइनस करते हैं। ठीक है जी, जिस तरह की हमने ऊपर एक स्ट्रेट देखी है, इसी तरह की एक स्ट्रेट यहाँ पे भी एग्जिस्ट करती है।
एंड दिस स्ट्रेट इज नोन एज स्ट्रेट ऑफ मलाका। ठीक है जी, इसको थोड़ा मिनिमाइज करते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि किस तरह से चाइना की जो ट्रेड रूट है वो किस तरह से स्टैब्लिश होता है। ठीक है जी, हमने बात की थी कि चाइना यहाँ से मूव, एक मिनट, यहाँ से मूव कर रहे हैं और ये आ रहे हैं और ये मिडल ईस्ट तक जा रहे हैं। ठीक है, तो दो चौक पॉइंट्स पहला हमने यहाँ पे डिस्कस किया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़, और दूसरी यहाँ पे स्ट्रेट है जो है मलाका। ठीक है जी, तो अगर जिस तरह हमने ऊपर बात की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद हो जाए, तो इसी तरह अगर स्ट्रेट ऑफ मलाका को भी किसी वजह से रोक दिया जाए तो चाइना की जो एनर्जी सप्लाईज हैं वो रुक जाएंगी। तो इसलिए चाइना का ये एम है कि वो इन दोनों स्ट्रेट्स के ऊपर जो डिपेंडेंस है उसको एवर्ट करें और अकॉर्डिंगली वो अपनी जो ट्रेड है उसको इंश्योर कर सकें थ्रू अनदर रूट। ठीक है, तो ये अपॉर्चुनिटी चाइना को अवेलेबल होगी विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ सी पैक। ठीक है जी, इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है जी, इसके बाद अगली चीज जो है वो ये है कि चाइना अपने जो ट्रेड रिलेशंस हैं वो इंक्रीज करना चाहता है विद द मिडल ईस्ट। मिडल ईस्ट के साथ अपने ट्रेड रिलेशंस को किस तरह से इंक्रीज करना चाहता है? जो अभी चाइना का ट्रेड वॉल्यूम है विद द मिडल ईस्टर्न कंट्रीज वो है $250 बिलियन। चाइना का प्लान ये है कि इसको इंक्रीज किया जाए और $600 बिलियन तक लेके जाया जाए। ठीक है, इसके लिए चाइना को क्या चाहिए कि शॉर्टेस्ट रूट अवेलेबल हो ताकि चाइनीज जो प्रोडक्ट्स हैं वो लो कॉस्ट पे मिडल ईस्ट में सेल की जा सके और अपनी जो मार्केट है उसको एक्सपेंड किया जा सके। उससे अगला जो चाइना का एम है, जो जो उसके पास अपॉर्चुनिटी है, दैट इज टू काउंटर द यूएस इन्फ्लुएंस। ठीक है, इस रीजन में यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से एक फिफ्थ फ्लीट बहरेन के पास स्टेशन है और दूसरा इनका जो फ्लीट है दैट इज स्टेशन नियर द ताइवान। ठीक है, चाहे यूनाइटेड स्टेट्स ने ये जो फ्लीट या जो बहरी बेड़े यहाँ पे खड़े किए हुए हैं, इनका पर्पस क्या है? वो ये है कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को इंश्योर किया जाए, यानी कि जो समंदर में ट्रेड हो रही है उसके ऊपर कोई पायरेसी का अटैक ना हो या उसको ना कोई दूसरी कंट्री इम्पीड ना करे। तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे ये शिप्स जो हैं या बहरी बेड़े जो हैं खड़े किए हैं। चाइना इसको दूसरे एंगल से देखता है। चाइना कहता है कि यूएसए ने ये फ्लीट्स इसलिए यहाँ पे खड़े किए हैं ताकि वो चाइनीज एक्टिविटीज को इस रीजन में मॉनिटर कर सके। ठीक है, तो ये एक जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन है वो प्रिवेल करता है। तो चाइना का कहना यह है कि अगर सी पैक बन जाएगा तो उसके नतीजे में क्या होगा कि फिफ्थ फ्लीट और सेवन्थ फ्लीट जितने मर्जी फ्लीट यहाँ पे खड़े रहें, उसके नतीजे में चाइना के ऊपर कोई मॉनिटरिंग नहीं हो रही होगी। ठीक है जी, इसके बाद जो अगली अपॉर्चुनिटी है दैट इज कनेक्टिविटी विद यूरोप थ्रू टर्की। पाकिस्तान के थ्रू ईरान और ईरान से फर्दर टर्की का जो रूट है ये कनेक्टिविटी इसका एम होगा। उसके बाद अगली चीज जो है जी दैट इज डेवलपमेंट ऑफ जिनजियांग प्रोविंस। चाइना का जो प्रोविंस पाकिस्तान के साथ इस रीजन में एग्जिस्ट करता है, ठीक है जी, जिनजियांग, ये प्रोविंस जो है चाइना का बेसिकली ये लेस डेवलप्ड है एज कंपेयर टू द अदर प्रोविंसेस ऑफ चाइना। तो चाइना सी पैक के थ्रू ये एम कर रहा है या ये उनकी प्रोजेक्शन है कि सी पैक के थ्रू ये वाला जो प्रोविंस है इसमें भी प्रॉस्पेरिटी आ सकेगी, क्योंकि पाकिस्तान से जो प्रोडक्ट्स जाएंगी वो जिनजियांग जाएंगी और चाइना का ये प्लान है कि इस प्रोविंस में फर्दर फैक्ट्रीज और जो डिफरेंट प्लांट्स हैं वो लगाए जाएं ताकि यहीं से प्रोडक्शन करके और सी पैक के थ्रू बाकी कंट्रीज को एक्सपोर्ट की जा सके। ठीक है जी, ओके। अच्छा जी, उसके बाद कुछ कंसर्न्स भी हैं सी पैक के ऊपर।
सबसे पहले जिस कंट्री को कंसर्न आते हैं सी पैक के ऊपर, दैट इज इंडिया। इंडिया को सबसे ज्यादा जी सी पैक के ज्यादा मसाइल हैं या शिकायतें हैं। जी नवीद कह रहे हैं सर इस तरह तो चाइना को मिलने वाले बेनिफिट्स तो पाकिस्तान को मिलने वालों से बहुत ज्यादा हैं। डियर इसमें म्यूचुअल बेनिफिट्स हैं, ठीक है। अगर आपको बेनिफिट कम भी है तो आपको नुकसान भी कोई नहीं है, और इनफैक्ट आपके पास कोई अल्टरनेट भी अवेलेबल नहीं है कि आप अपनी इकोनॉमी को बूस्ट अप कर सकें, ठीक है। इसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा, इसके अल्टीमेटली इम्पैक्ट पाकिस्तान पे आ रहा होगा। डेफिनेटली जब आप देखते हैं कि कहीं से रोड गुजरती है तो वहाँ पे साइडों पे रोड्स के दुकानें बनती हैं, होटल्स बनते हैं, ठीक है, डिफरेंट चीजें, डिफरेंट लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो एक पूरा साइकिल चलना शुरू हो जाता है इकोनॉमी का। आपके लोगों को इससे क्या हो रहा है, जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल रही होती हैं, आपकी इकोनॉमी अल्टीमेटली स्ट्रांग हो रही होती है, ठीक है। तो इस तरह से जब इंटरनेशनल ट्रैफिक आपकी कंट्री से स्टार्ट हो जाएगी तो डेफिनेटली आपको ट्रांजिट के तौर पे भी अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट होगा। उसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट की आपके पास अपॉर्चुनिटीज आएंगी, और मल्टीपल इसके इम्पैक्ट्स और भी जो हमने ऊपर डिस्कस किए हैं वो आपको मिलेंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद हम बात कर रहे थे जी कंसर्न्स ऑफ इंडिया ऑन सी पैक। सबसे पहले उनका जो कंसर्न है वो ये है कि सी पैक डिस्प्यूटेड टेरिटरी से गुजरता है, ठीक है। इंडिया का कहना यह है कि सी पैक गिलगित के एरिया से गुजरता है और जो कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, तो इस वजह से वो उसको अपोज करते हैं कि ये नहीं बनना चाहिए। उसके बाद जी इंडिया को जो अगला खतरा है वो ये है कि इसके साथ क्या होगा कि चाइना का जो कंट्रोल है एशियन और मिडल ईस्टर्न ट्रेड रूट्स के ऊपर वो मजीद स्ट्रांग हो जाएगा, जो कि उनको एक्सेप्टेबल नहीं है। इसके बाद जो अगली चीज है वो ये है कि इंडिया ने ईरान में एक चाबहार पोर्ट डेवलप की है, ठीक है। जिस तरह चाइना ने पाकिस्तान में गवादर पोर्ट डेवलप की है, इसी तरह से इंडिया ने ईरान के अंदर एक पोर्ट डेवलप किया है, एंड दैट इज द पोर्ट ऑफ चाबहार। इसमें इन्होंने $500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की है, और इंडिया को अब ये कंसर्न है कि अगर गवादर पोर्ट चलती है तो उसके नतीजे में क्या होगा कि चाबहार पोर्ट जो है वो नहीं चलेगी, ठीक है। या उस पे लोग, क्योंकि ग्वादर जो है ये डीप सी पोर्ट है, यहाँ पे बड़े से बड़ा जहाज आके इजीली ऑफलोड और लोड हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो चाबहार है वो डीप सी पोर्ट नहीं है, वहाँ पे लिमिटेड एक वेटेज के शिप्स जो हैं वो आ सकते हैं, एक स्पेसिफिक अमाउंट से बड़ा शिप वहाँ पे नहीं आ सकता। तो इस वजह से इंडिया को ये थ्रेट है कि चाहे जो इसकी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट इसने की है वो डूब जाएगी, ठीक है जी। तो इस वजह से ये सी पैक को अपोज करते हैं। इसकी इनकी अपोजिशन के नतीजे में क्या होता है कि सी पैक को कुछ सेटबैक्स आते हैं। किस तरह से वो सी पैक को एवर्ट करते हैं या उसको इम्पीड करने की कोशिश करते हैं, वो क्या है जी। सबसे पहले इंसर्जेंसी इन बलूचिस्तान, ठीक है। बलूचिस्तान का जो प्रोविंस है ये अनफॉर्चुनेटली कुछ पिछले इराज में इतना डेवलप नहीं हो सका, जिसकी वजह से ये लोग जो हैं वो थोड़े सोशली डिप्राइव्ड हैं, और इकोनॉमी इकोनॉमी वाइज भी इनकी जो हालत है वो कुछ इतनी ज्यादा बेहतर नहीं है। तो इंडिया क्या करता है, वहां पे डिफरेंट अपने नेटवर्क के थ्रू, इंटेलिजेंस नेटवर्क के थ्रू लोकल लोगों को पाकिस्तान के अगेंस्ट इंसाइट करता है या प्रोवोक करता है, और उसमें जो मेजर ट्राइब्स इनके इन्फ्लुएंस में डेट आर मरी एंड बुकटी ट्राइब्स, ठीक है। इसके अलावा बलोच लिबरेशन आर्मी जो है वो भी BLA जिसको आप कहते हैं, वो भी इंडिया की स्पॉन्सर्ड है। उनके भी एक्टिविटीज जो हैं वो एंटी स्टेट हैं, तो जिसकी वजह से सी पैक को डिफरेंट किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उसके बाद जी इंडिया पाकिस्तान में टेररिज्म की एक्टिविटीज को बूस्टर अप करता है। इसकी जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस है वो ये है कि कलभूषण को हमने अरेस्ट किया था, उसने इस चीज को कन्फेस किया है कि वो एक टेररिस्ट नेटवर्क पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहा था, और उसका पर्पस यही था कि पाकिस्तान में सेक्टेरियन और एथनिक कॉन्फ्लिक्ट रेस करके और डिफरेंट टेररिस्ट एक्टिविटीज करके पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को खराब किया जाए, ताकि सी पैक जो है ये कंप्लीशन की तरफ ना जाए, ठीक है जी। उसके बाद अगला जो है सेटबैक वो ये है कि चाबहार गवादर के करीब है, 70 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एग्जिस्ट करती है। तो इसके लिए इंडिया ने
ईरान और अफगानिस्तान के साथ मिल के बैक इन 2016 एक एग्रीमेंट किया था कि वो गवादर की बजाय चाबहार को यूज करेंगे फॉर द ट्रेड पर्पसेस विद द अफगानिस्तान। ठीक है जी। फॉर यानी कि इंडिया यहाँ से मूव करेगा और चाबहार के थ्रू ईरान आएगा और ईरान से फिर आगे अफगानिस्तान के साथ ट्रेड करेगा। ठीक है। इससे पहले जो तरीका था वो क्या था, या जो पहले अभी एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस है वो ये है कि इंडिया पाकिस्तान के रूट यूज करता है, वाघा बॉर्डर से इंटर होते हैं और फिर चमन और तोरखम के थ्रू अफगानिस्तान के साथ ट्रेड की जाती है। तो अभी चाहे इंडिया का एम ये है कि पाकिस्तान के ऊपर जो डिपेंडेंस है फॉर द ट्रेड रूट इसको ख़त्म किया जाए और चाबहार के थ्रू अफगानिस्तान के साथ ट्रेड की जाए। ठीक है जी। तो अगर ये चलती है चाबहार पोर्ट तो उसका अल्टीमेट नतीजा क्या होना था कि हमारी जो गवादर है उसके ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। उसके बाद जी इंडिया और यूएस का जो ग्रोइंग नेक्सस है दैट इज आल्सो अ कंसर्न फॉर सी पैक, क्योंकि चाइना जो है बेसिकली इसको सपोर्ट कर रहा है, सी पैक को स्पॉन्सर कर रहा है। तो और इंडिया और यूएसए की सॉरी चाइना और यूएसए की आपस में राइवलरी है, ट्रेड वॉर भी आपस में चल रही है। पाक यूएस रिलेशन में डिटेल में इसको पढ़ेंगे। तो यूएस चाहता है कि किसी भी तरह से सी पैक की जो इन्वेस्टमेंट है इसको रोका जाए ताकि जो चाइना की इकोनॉमी स्पीड के साथ जा रही है उसको थोड़ी सी ब्रेक लगाई जा सके। तो अल्टीमेटली पाकिस्तान इस चीज को काउंटर करता है, वो इसलिए हम लोग और यार एक मिनट आपका क्वेश्चन मैं लेता हूँ। तो इस चीज को पाकिस्तान को एक्सेप्टेबल नहीं है, तो इस अपनी जो नेफेरियस अपने जो एम्स हैं इनको एक्सरसाइज करने के लिए यूएसए क्या करता है, इंडिया को अपनी साइड पे लगाते हैं। ठीक है। इंडिया की सपोर्ट के साथ वो पाकिस्तान में ये एक्टिविटीज करते हैं ताकि सी पैक रुके और चाइना की जो ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है इस रीजन में वो कम हो सके। ठीक है जी। हाँ जी, लेक्चर बिल्कुल आपका थोड़ा प्रोलॉन्ग हो गया है। बाकी इसमें आगे कुछ चीज़ें हैं कि सी पैक इन्वेस्टमेंट है या सी पैक एक अनदर मार्शल प्लान है, पाकिस्तान की इकोनॉमी पे इसका क्या इम्पैक्ट आएगा, हमारी लोकल इंडस्ट्री पे क्या इम्पैक्ट आएगा, ये चीज़ें हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी आपके क्वेश्चंस लेते हैं। जी, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन तो आप अपना सवाल टाइप करके हमें पूछ सकते हैं, हम अकॉर्डिंगली आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। जी, अगर आप में से कोई अपना माइक अनम्यूट करना चाहता है तो आपका माइक भी अनम्यूट किया जा सकता है। एक मिनट दें जी, मैं चार्जर ज़रा प्लग इन कर लूँ। अच्छा जी, आप कह रहे हैं विच बुक्स आर रिकमेंडेड। बुक्स इसमें डियर हम लोग नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे पीडीएफ फॉर्म में। ठीक है। और इसके साथ साथ आप लोग न्यूज़पेपर को फॉलो करेंगे और अकॉर्डिंगली चीज़ें जो हैं
वो अपने नोट्स में डॉकटेल करते जाएंगे। जी कोई एक पर्टिकुलर बुक स्पेशली करंट अफेयर्स के लिए नहीं है, आप बैकग्राउंड नॉलेज के लिए आप कोई भी बुक ले लें किसी भी पब्लिशर की। जी अच्छा जी, आप कह रहे हैं सर क्या सी पैक के जरिए चाइना अपनी आर्मी पाकिस्तान ला सकता है इन्वेजन के लिए? नहीं डियर, देखें ये हम नेक्स्ट लेक्चर में वैसे डिटेल में भी देखेंगे कंसर्न्स क्या हैं सी पैक के रिलेटेड। तो डियर चाइना अपनी आर्मी यहाँ पे क्यों लेके आएंगे? ऐसी क्या चीज है जो उनको वैसे नहीं मिल रही जिसके लिए वो इन्वेड करें? और चाइना इस चीज से वेल अवेयर है कि आर्मी जो या मिलिट्री एक्शन जो है दैट इज नॉट अ गुड सोल्यूशन। ठीक है, अगर आपने, हाँ जी, अगर आपको जो आपके एम्स हैं वो पीसफुली मिल रहे हैं तो आपको क्या जरूरत है कि आप आके लड़ाई झगड़े से वो चीजें अचीव करें? ठीक है, और ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके लिए चाइना यहाँ पे आके मिलिट्री एक्शन करे। और अगर आप वैसे भी देखें तो चाइना की फॉरेन पॉलिसी में ये चीज आपको कहीं भी नजर नहीं आएगी कि उन्होंने कभी दूसरी कंट्रीज को इन्वेड करके अपनी टेरिटरीज में इंक्लूड करना हो। ठीक है, चाइना का जो एम है वो बेसिकली इकोनॉमिक एजेंडा को वो लेके चल रहे हैं, और उनका मेजर एम यही होता है कि अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग किया जाए, ना कि वॉरफेयर में एक्सपेंडिचर किया जाए। अच्छा जी, आपका क्या क्वेश्चन है? व्हाट इज पेपर पैटर्न? मैं आपका सवाल नहीं पूछा डियर कि पेपर पैटर्न क्या। अच्छा जी, एमन इकबाल, इसमें डियर 20 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज होते हैं और 80 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव होता है। ठीक है जी, 20 मार्क्स का जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो आपने ओएमआर शीट होती है उस पे आपने सर्कल्स करने होते हैं, और बाकी आपके 4 सवाल आपने अटेम्प्ट करने होते हैं 20 मार्क्स का ईच क्वेश्चन। ठीक है जी। जी चॉइस होती है, 2 से 3 क्वेश्चन की चॉइस होती है। ठीक है जी, इफ यू डोंट हैव एनी फर्दर क्वेश्चन तो इट्स टाइम टू साइन ऑफ। टेक अ गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड अल्लाह हाफिज।